हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। मैं तनवीर सर, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का चैप्टर 15 जो है स्टूडेंट्स हमारा पर्यावरण, वो जो है हम स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलते चलते वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, हर साल जो है चैप्टर 15 जो है बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 2 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है अथवा आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर आपको 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ लेगा और 1 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन दे देगा। इस तरह 3 या 4 मार्क्स कंपलसरी एवरी ईयर जो इस साल से क्वेश्चन आते हैं। तो जब स्टूडेंट्स हम चैप्टर रीड करेंगे तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 15। तो हम पर्यावरण शब्द से क्या है परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में, हमें हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। मतलब पर्यावरण मीन्स कि हमने टेलीविजन अथवा तो समाचार पत्र में देखा है कि हमारे आसपास के जो भी चीज़ है, वातावरण जो है, उस सबको मतलब उन सबसे नाम से प्रायः मतलब उसका यूज़ करके बताया जाता है कि पर्यावरण है। हमारे बुजुर्ग हमसे अक्सर कहते हैं कि, ये तो स्टूडेंट्स आपने सुना ही होगा कि वह वातावरण अथवा तो पर्यावरण नहीं रहा जैसे पहले था। दूसरे कहते हैं हमें स्वास्थ्य पर्यावरण से काम करना चाहिए। मतलब स्वस्थ पर्यावरण समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकसित देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया, आपने देखा होगा कि आपके जो बुजुर्ग, जो भी नाना नानी दादा दादी, जो भी आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, वो आपसे कहते हैं कि बेटा आज के जो समय है वो, इससे पहले हमारा वातावरण जो था वो बहुत ही शुद्ध था, लेकिन अभी का शुद्ध नहीं है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ते दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि हम जो खाना पीना जो खाते हैं वो भी आपके बुजुर्ग लोग जो है, हम सभी के क्या कहते हैं कि आप जो खाना खाते हैं वो मिलावटी रहता है, हम जो खाते थे वो देसी खाना रहता है। इसीलिए गाँव के लोग अक्सर, आपने सुना हुआ, लोग कहते हैं कि गाँव के लोग मजबूत होते हैं और शहर के लोग क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। ऐसा सुना होगा। तो इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं। मतलब पर्यावरण के अंदर बहुत सारे कारक जो हैं किस प्रकार उससे प्रक्रिया करते हैं तथा किस प्रकार पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, उसको यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक दिया परितंत्र, इसके संघटक क्या हैं। तो दिया है सभी जीव, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव भौतिक कारकों से परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं। मतलब आपने देखा होगा हमारे जो वातावरण के अंदर पौधे भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, सूक्ष्म जीव, मानव और जो भी भौतिक कारक जो होते हैं वो क्या करते हैं, अन्य सब एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं और प्रकृति में संतुलन जो है वो बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैविक कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। तो ये इसकी स्टूडेंट डेफिनेशन है। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैविक कारक जो हैं, अजैविक कारक, वो सब मिल के एक परितंत्र बनाते हैं। अंततः एक परितंत्र सभी जीवों के जैव घटक, अजैविक घटक होते हैं। अब इसमें भौतिक कारक कौन कौन से यहाँ पे होते हैं, तो तापमान, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज। तो ये जो हमने 5 देखे, ये जो है क्या है, भौतिक कारक हैं जो अलग से प्रभाव डालते हैं। आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है, यदि आप बाग बगीचे में जाएं तो आप विभिन्न पौधे जैसे कि घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे, मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे आपको जंतु देखने मिलते हैं। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्या करते हैं, यहाँ पे अन्योन्य क्रिया करते हैं, एक दूसरे से क्रिया करते हैं तथा इसकी वृद्धि के लिए जनन, ठीक है, अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैविक घटकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सभी जीव जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं और क्या करते हैं, अपनी पीढ़ी को मतलब बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जनन की प्रक्रिया करते हैं ना, मनुष्य की तरह वो भी अपनी पीढ़ी बढ़ाते हैं। और साथ ही इसका जिसके जो परितंत्र के अंदर अजैविक घटक क्या होते हैं, उसको अजैविक घटकों के द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह, ये सब अजैविक घटक है। अंततः एक बगीचा एक परितंत्र है। वन, तालाब, झील परितंत्र के क्या है, अन्य प्रकार हैं। ये प्राकृतिक परितंत्र है क्योंकि प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, जबकि बगीचा, खेत, ये जो है क्या है, मानव सृजित, जिससे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कृत्रिम परितंत्र जो है वो पारितंत्र कहा जाता है, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे उत्पादक मीन्स क्या और उपभोक्ता मीन्स क्या, ये सारी चीजें यहाँ पे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्मरण करने का प्रयास करते हैं कि हमने स्वनिर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि
शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं। सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है इसी वर्ग में आते हैं, जिससे उत्पादक कहलाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को याद करने का सिंपल तरीका, उत्पाद मीन्स क्या, ऐसे जीव जंतु, ठीक है, जो अपना खुराक सूर्य प्रकाश अथवा तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं, रूपांतरण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ऐसे जो वर्ग होते हैं उसे उत्पादक कहा जाता है। तो ये इसकी स्टूडेंट्स पहली डेफिनेशन थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा उपभोक्ता। यहाँ पे क्रियाकलाप हमें दिया हुआ है। तो क्रियाकलाप हमें क्या दिया है कि संभवतः अपने एक जल जीवलाशा को देखी होगी। आइए इसे बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। एक जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थल, एक बड़ा जार भी ले सकते हैं, जल, ऑक्सीजन एवं भोजन ये होना चाहिए। हम एक वायु पंप, जिससे मतलब वो बेचारे मछली जो सांस ले सके, ऑक्सीजन पंप वहाँ पे क्या कर सकते हैं तथा मछली का भोजन जो है वो बाजार से उपलब्ध होता है। यदि हम कुछ पौधे लगा देते हैं तो यह स्वयं स्वनिर्वाह तंत्र जो है वो बन जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसा होगा? एक जल जीवशाला मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है। मतलब जो यहाँ पे हम लगा सकते हैं मछली टैंक के अंदर, फिर आप पौधे लगा सकते हैं। तो ये जो बनेगा जो एक तरह का, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कहलाएगा ये मानव निर्माण परितंत्र का एक उदाहरण है, वही यहाँ पे बताया गया। आगे देखते हैं, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे मनुष्य क्या करता है, साग सब्जी, ठीक है, यानी पौधों को खाता है, और मांस मच्छी में यहाँ पे जीव जंतु को खाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो वही दिया है, सभी जीव जो होते हैं वो प्रत्यक्ष अथवा तो परोक्ष रूप से अपने जीवन निर्वाह के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। ये जो जीव उत्पादक अथवा तो उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा तो परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उसे उपभोक्ता कहा जाता है। मतलब जो जीव उत्पादक अथवा तो उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा तो परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उसे उपभोक्ता कहा जाता है, जिसका उदाहरण मनुष्य भी है। अब उपभोक्ता में मुख्यतः कौन कौन का समावेश होता है, देखो यहाँ पे दिया है, पहला शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब शाकाहारी मतलब कि जो सिर्फ साग सब्जी खाते हो, मांसाहारी मतलब क्या, जो मांस खाते हो। अब सर्वाहारी, तो सर्वाहारी का मतलब जो शाकाहारी भी हो और मांसाहारी भी, यानी साग सब्जी भी खाते हो और मांसाहारी मतलब मांस भी खाते हो। एवं परजीवी में क्या किया है, इसे बांटा गया है। क्या इनके प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? तो यहाँ पे उदाहरण यहाँ पे दिए गए। तो ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दी तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर भी गए, तो तब फिर यहाँ पे दिया, क्या आपने कभी सोचा था कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मूर्त जीव अवशेषों का क्या होता है, यहाँ पे अपमार्जन करते हैं, मतलब उसका क्या होता है, विघटन हो जाता है। मतलब जो भी मछली मरेगी तो जीवाणु अथवा तो कवक जैसे जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जो मछली का जो यहाँ पे मृत जीव जो होगा उसके अवशेषों को क्या करेंगे, यहाँ पे अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं इसे अपमार्जक कहा जाता है अथवा तो ये अपमार्जक होते हैं, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं, पौधा द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी उपस्थिति में मृत जंतु एवं पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के ना रहने पर मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती रहती है? तो ये दिया है, अगर अपमार्जक ही नहीं होंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उसका विघटन होगा क्या, नहीं होगा, और जमीन का उपजाऊपन भी नहीं हो पाएगा। तो अपमार्जक क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अपना शरीर रख दिया तो शरीर क्या कुछ समय बाद सड़ जाता है, फिर क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, रूपांतरण हो जाता है, लेकिन हमारी हड्डी की वैसी रही। तो ये क्या होता है, जीवाणु और कवक के कारण ही यहाँ पे होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव का अपमार्जक कहा जाता है। आगे टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, जल जीवशाला बनाते समय क्या आपने इस बात का ध्यान दिया होगा कि ऐसे जलीय जीवों को साथ में ना रखें जो दूसरों को खा जाएं, अन्यथा क्या हुआ होता? समूह बनाएं और चर्चा कीजिए। उपभोक्ता के समूह में जीव एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं, ये आपको यहाँ देखने मिलेगा। जलीय जीवों के नाम क्रम में लिखिए, इसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, एक ऐसी श्रृंखला की क्या कीजिए, स्थापना कीजिए। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे उपभोक्ता, तो उपभोक्ता को कौन खाएगा यहाँ पे, तो क्या खाएगा, उत्पादक खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे, और उसके बाद हमारे लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे परोपजीवी यहाँ पे आ जाएगा। आगे देखते हैं, तो एक समूह में सबसे अधिक महत्व का मानते हैं क्योंकि अथवा तो क्यों, यहाँ पे सबसे पहले शाकाहारी, ठीक है,
मतलब यहाँ पे आ जाएगा उत्पादक, फिर क्या आ जाएगा उपभोक्ता, ठीक है। इस तरह पूरा इसमें श्रृंखला जो है यहाँ पे बन जाएगी। तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पे आप जिस तरह का फिगर देख रहे हैं श्रृंखला वाला, तो ये हमारा अगला टॉपिक है जो एग्जाम में हर साल स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो 3 से 4 मार्क्स का जो है यहाँ पे पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं ये फिगर ही, इसे ही हम आहार श्रृंखला एवं उसे जाल के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 15.4 में हमने जीवों में एक श्रृंखला बनाई थी जो एक दूसरे का क्या करते हैं, आहार करते हैं। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की यह जो श्रृंखला जो होती है ये आहार क्या करती है, एक आहार श्रृंखला का जो है निर्माण करती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों को कौन खाता है, हिरन खाती है, जबकि हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये क्या इस तरह ये कि ये पूरा श्रृंखला बनाते हैं। उसी तरह यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे कीट पतंगे जब पौधे को खाती हैं, फिर पौधे को कौन, कीट पतंगों को कौन खाता है, मेढक खाता है, जबकि मेढक को कौन खाता है, सांप खाते हैं, फिर सांप को कौन खाता है, चील वगैरह जो यहाँ पे खा जाते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे दिया है कि जो झाड़ियाँ वगैरह जो, तो उसमें कौन यहाँ पे कौन खाता है, यहाँ पे तो ये खाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको मछली खा जाती है, फिर मछली को कौन खाता है, यहाँ पे बगुला जो है यहाँ पे मछली को जो है वो क्या करता है, खा जाता है। तो इस तरह यहाँ बताते थे, इस तरह ये जो बनाते हैं ये पूरा जाल, तो इसे बोलते हैं आहार श्रृंखला अथवा तो आहार जाल कहा जाता है। आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण जो होता है एक कड़ी, एक पोषी स्तर क्या करता है, बनाता है, जिससे स्वयं पोषी एवं उत्पादक जो होता है वो प्रथम श्रेणी स्तर होता है। मतलब जैसे यहाँ पे हिरन ने किसको खाया, यहाँ पे पौधों को खाया, ठीक है, पेड़ को खाया, तो ये क्या हो गया, प्रथम पोषी स्तर हो गया। सौर ऊर्जा का स्थितीकरण करके विषम पोषी में उपभोक्ता के लिए उपलब्ध कराते हैं। शाकाहारी एवं प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषी एवं छोटे मांसाहारी जो होते हैं वो द्वितीय उपभोक्ता तीसरे स्तर एवं जो बड़े मांसाहारी होते हैं वो तृतीय उपभोक्ता अर्थात चौथे स्तर का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला प्रथम उपभोक्ता मतलब क्या, जो पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश अथवा तो क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ये प्रथम उपभोक्ता। उसके बाद दूसरा कौन खाता है यहाँ पे, तो उसको हिरन खाती है, तो हिरन ने अपना भोजन कहाँ से लिया, यहाँ पे तो पौधों से लिया, तो वो क्या होगा, द्वितीय। और तीसरे में क्या होता है, शेर बाघ ये सब खाता, तो ये क्या होगा, तृतीय उपभोक्ता। तो ये सब क्या होता है, इस तरह इसे 4 भागों में जो होता है उसका निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं जो क्रिया चित्र 1 पॉइंट यहाँ पे 5 में आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, हमने देखा कि जो भोजन खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा का कार्य करते हैं, मतलब हम जो भोजन खाते हैं वो ऊर्जा का हमारे लिए क्या करता है, कार्य करता है, तथा विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। अंततः पर्यावरण के विभिन्न घटकों के परस्पर अन्योन्य क्रिया के निकाय, मतलब निकलने से, निकाय से एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का क्या होता है, प्रवाह होता है। जैसे पौधों को हिरन ने खाया, तो जो पौधों का जो वहाँ पे पौष्टिक था वो किसको मिला, उसका आहार के रूप में हिरन ने खाया, तो हिरन को क्या होगा, ताकत वहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होगी। तो वही यहाँ पे कहा गया। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि स्वयं पोषी और प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो वही दिया है, स्वयं पोषी क्या करते हैं, सौर ऊर्जा यानी प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसमें निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं, बदल देते हैं। यह ऊर्जा संस्कार के संपूर्ण जैव समुदाय के सभी क्रियाओं के संपादन में क्या होती है, सहायक होती है। तो कौन सी है, तो यहाँ पे सौर ऊर्जा जो होती है वो। उसके बाद आगे देखते हैं, स्वयं पोषी में ऊर्जा विषम पोषी एवं अपघटकों तक जाती है। तो स्वयं पोषी को यहाँ पे ऊर्जा क्या होगी, विषम पोषी एवं अपघटकों तक क्या होते हैं, पहुंच जाती है। जैसे हिरन को किसने खाया, शेर ने खाया, फिर शेर जो मर जाएगा तो उसके बाद उसे क्या करेंगे, उसके अपघटक में रूपांतरण होगा। तो वही बताया हुआ है कि विषम पोषी एवं अपघटक तक क्या होती है, जाती है। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नामक पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा के कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में हाश यानी यहाँ पे क्या हो सकते हैं, लॉस होता, नुकसान होता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया है तथा यह पाया गया है कि एक स्तरीय पारितंत्र में हरे पौधों की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा जो है लगभग 1% भाग जो है वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यानी जो स्थली मीन्स का जो जमीन पर जो परितंत्र हैं, जैसे हरे पौधे, पत्तियां वगैरह जो हैं, प्राप्त होने वाली जो सौर ऊर्जा से उससे लगभग 1% जो है वो खाद्य ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित करते हैं। जबकि हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा क्या किए जाते हैं, खाए जाते हैं, जिसमें हिरन वगैरह आ गया। उसके बाद ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में उष्मा के रूप में ह्रास होता
है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊर्जा जो होती है मतलब हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, तो पर्यावरण की ऊष्मा के रूप में यहाँ पे मतलब ऊष्मा के रूप में हाथ से मतलब यहाँ पे क्या होता है उसका नुकसान होता है। कुछ मात्रा का उपयोग जो आता है वो पाचन जैसे विभिन्न कार्य में वृद्धि जनन में होता है। मतलब उसमें भी क्या लगती है, उनको एनर्जी लगती है। जैसे जैसे आप बच्चे हैं तो आप खाना खाते तो आप जो आपने खाना खाया तो वो आपकी वृद्धि करेगा, साथ ही क्या होगा उसमें कुछ जो होगा वो पूरा आपको शरीर में लगेगा नहीं, क्योंकि कुछ आपके मतलब हेल्थ में लगेगा, कुछ आपके दिमाग सोचने में लगता है। इस तरह वो सारा क्या होता है उसका बंटवारा वहाँ पे हो जाता है। तो खाए हुए भोजन में मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में क्या होता है बदल जाता है, तथा अगले स्तर के उपभोक्ता के उपलब्धि को यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे उपलब्ध हो जाता है। अंत हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंच जाता है। जैसे हरे पौधों को हिरन ने खाया तो हिरन जो है उसके अंदर जितनी एनर्जी जो होगी वो सिर्फ 10% ही एनर्जी उसको मिलेगी पौधों को खाने के बाद। तो वो यहाँ पे दिया हुआ। तो आगे दिया है क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा जो है वो उपलब्ध हो पाती है, बाकी 90% जो होता है वो उसे उपलब्ध नहीं होता। अंततः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा तो 4 चरण की होती है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का हास्य इतना अधिक होता है कि चौथे जो स्तर जो होता है वहां पे उसे बाद में उपयोगी ऊर्जा की मात्रा जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि जितना 3 से 4 चरण तो होते हैं, जितना ही एक चरण वाला दूसरे चरण को खाता है, मतलब पहला चरण वाला, जैसे यहाँ पे पौधों को हिरन ने खाया तो उसको 10% मिला, तो जब हिरन को जब कोई दूसरा कोई यहाँ पे जानवर खाएगा तो उसका क्या हो वहाँ पे जो एनर्जी जो होगी उसका जो ताकत जो होगी वो उसे क्या होगी कम, उतनी ही कम मिलती जाएगी। फिर उसका उसको कोई चौथा कोई खाएगा तो उसको उससे भी कम क्या होगी एनर्जी मिलेगी। तो अंत लास्ट में क्या होता है ये एनर्जी यानी ऊर्जा की जो मात्रा जो होती है वो क्या होती है बहुत कम हो जाती है। सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या जो होती है वो क्या होती है अधिक होती है, मतलब निचले पोषी स्तर पर। अंत उत्पादक स्तर पर संख्या सर्वाधिक यहाँ पे होती है, मतलब उत्पादक स्तर वाले जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है वो क्या होती है बहुत ही अधिक होती है। विभिन्न आहार श्रृंखला की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर प्रत्येक जीव में 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनाते हैं। अंत एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के माध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं जुड़े होते हैं। शाखान्वित श्रृंखला का एक जाल जो पूरा होता है एक जाल बनाते हैं जिसे हम आहार जाल कहा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है आहार जाल है। जैसे कि हमने सेम देखा यहाँ पे, तो पेड़ पौधों को यहाँ पे हिरन ने खाया, बकरी ने खाया, ठीक है, उसके बाद बकरी को यहाँ पे लोमड़ी ने खाया, उसके बाद खरगोश को यहाँ पे कह सकते हैं जानवर ने खाया, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद चूहा, ठीक है, चूहे को बिल्ली ने खाया, फिर उसके बाद सांप को चील ने खाया, तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये पौधों को मेढक ने खाया, फिर मेढक को किसी यहाँ पे चील ने खाया, तो सांप ने खाया। तो ये सब उसके बाद सांप को यहाँ पे चील ने खाया, फिर यहाँ पे जो बगुला जो है उसको यहाँ पे टाइगर ने खाया, ठीक है। उसके बाद हिरण को भी यहाँ पे अथवा तो जानवर वगैरह को टाइगर ने खाया। तो ये जो पूरा एक जाल बनता है इसी जाल को क्या बोलते हैं आहार जाल जो है उसे कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं ऊर्जा प्रवाह के चित्र 15.4 यानी आगे जो है वो 2 बातें स्पष्ट होती है कि पहली ऊर्जा का प्रवाह एक दिशित अथवा तो एक ही दिशा में होता है, मतलब जो प्रवाह जो ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक ही दिशा में होता है। स्वयं पोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में क्या होती है परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे दिया शीश मांसाहारी, तो पहला सूर्य प्रकाश के द्वारा पौधों ने क्या किया अपना बनाया तो उसे उत्पादक कहेंगे, और उत्पादक को किसने खाया शाकाहारी, शाकाहारी को किसने खाया मांसाहारी। तो ये कि क्या हो गया एक परितंत्र जो ऊर्जा प्रवाह का आलेख यहाँ पे बताया गया है, मतलब ऊर्जा का किस तरह प्रवाह होता है। जिस तरह सूर्य का ऊर्जा का यहाँ पे यूज किया किसने किया पौधों ने, फिर पौधों को यहाँ पे किसने यूज किया शाकाहारी जानवर थे, मनुष्य जानवर जो थे उन्होंने, फिर उसको किसने खा लिया मांसाहारी ने जानवरों ने खा लिया। तो यही चीज यहाँ पे आलेख उसका दिया हुआ है। तो परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारी को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वयं पोषी जो थे स्वयं पोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे दे दिया गया कि जो हमारी आहार जो जाल यहाँ पे होता है मतलब स्वयं पोषी जीवों के अंदर जो यहाँ पे ग्रहण की गई ऊर्जा जो होती है वो पुनः सौर ऊर्जा में पुनः, तो वही स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है कि जो स्वयं पोषी जो जीव थे
उनके द्वारा जो मतलब सौर ऊर्जा में जब उसे हम परिवर्तित जो है उसे हम नहीं कर सकते हैं। मतलब जो पौधे ने अपना जो आहार बना लिए उसे वापस हम सौर ऊर्जा में पुनः परिवर्तित नहीं कर सकते, तथा शाकाहारी को इन स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वयं पोषी को उपलब्ध जो है वो नहीं हो सकती है। जैसे कि स्वयं पोषी को किसी मांसाहारी ने खा लिया, ठीक है, तो वापस उसे स्वयं पोषी को उसकी जो जीव की जो ऊर्जा जो है उसे हम वापस दे सकते नहीं है। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तर पर क्रमिक स्थानांतरित होती हैं। पहले तो अपने स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती, दूसरे प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा की हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा में उत्तरोत्तर यहाँ पे मतलब उतरते पर यहाँ पे हाश यानी उसका नुकसान जो है वो होता रहता है, कमी उसके अंदर होती रहती है। आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो आहार श्रृंखला में होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रविष्ट मतलब हमारे शरीर के अंदर घुस जाते हैं, जिसे हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जैसे जल प्रदूषण किस प्रकार होता है, इसका कारण यह है कि विभिन्न फसलों का रोग एक पीड़कों से बचाने के लिए कीटनाशक एवं रासायनों का अत्यधिक प्रयोग करना। तो ये रसायन वो बहकर मिट्टी अथवा तो जल के स्रोत में क्या होते हैं, चले जाते हैं, और मिट्टी से इन पदार्थों का पौधों के द्वारा जल एवं खनिज के साथ साथ अवशोषण होता है, तथा जलाशयों से ये जलीय पौधे एवं जंतु में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। और यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, और हमारे शरीर में जो है वो अजैविक पदार्थ के रूप में प्रवेश करते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते रहते हैं, मतलब उतरते क्रम में यहाँ पे जो होते हैं वो पोषी स्तर के संग्रहित उसमें होते रहते हैं। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है, यहाँ पे शीर्षस्थ होता है। मतलब जो भी मनुष्य जो होगा वहां पे वो क्या शीर्षस्थ होता है, मतलब सबसे ऊपर का भाग कह सकते हैं। अंततः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन हमें मिलती है। किसी आहार श्रृंखला में मनुष्य जो होता है क्या होता है, शीर्षात होता है। अंततः शरीर में रासायनिक जो सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है, संचित हो जाते हैं, जिसे जैव आवर्धन जो है कहा जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पे खदन मतलब जो खाने पीने जैसे गेहूं, चावल, सब्जियां, फल, मांस, पीड़क रासायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। उन्हें पानी में धोकर अथवा तो अन्य प्रकार से अलग किया जा सकता है। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि बेटा जो भी कुछ सामान लो तो उसे क्या करना चाहिए, धो के खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो भी कीटाणु वगैरह जो लगे रहते हैं, ठीक है, या फिर जो गंदगी वगैरह जो होती है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है धोने अथवा तो साफ करने से। तो वही यहाँ पे हमें क्रियाकलाप दिया है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला सवाल हमें दिया है। पहला सवाल दिया कि पोषी स्तर जो है वो क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें बताना है, और साथ ही हमें यहाँ पे दिया गया है कि इसमें विभिन्न पोषी स्तर क्या करना है, उसके बारे में हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पोषी स्तर की यहाँ पे डेफिनेशन देनी। तो डेफिनेशन आप क्या दोगे, तो डेफिनेशन आप लिखोगे कि आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान जो है ग्रहण करने वाले जीव मंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, जिसे पोषी स्तर कहा जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया, तो उदाहरण क्या लिखोगे, आहार श्रृंखला का, तो नंबर 1 पे आप लिखोगे उत्पादक। उसके बाद फिर क्या आएगा यहाँ पे दूसरा, उसको कौन खाता है, शाकाहारी, जो हमारा क्या होगा, द्वितीय पोषी स्तर, और प्रथम पोषी स्तर क्या था, उत्पादक था। उसके बाद तृतीय पोषी स्तर, शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी, तो वो क्या हो गया हमारा तृतीय पोषी स्तर। उसके बाद चौथा हमारा क्या आ जाएगा, सर्वोच्च मांसाहारी, जिसे हम क्या बोलेंगे, चौथा पोषी स्तर कहते हैं। अब आप दिया एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, तो एग्जाम्पल आप लिखेंगे यहाँ पे, जैसे घास को खाता है टिड्डा को कौन खाता है, मेढक को कौन खाता है, सांप। तो सांप जो है हमारा चौथा स्तर है, और तीसरा स्तर मेढक, और टिड्डा जो है वो हमारा दूसरा स्तर, और घास जो है हमारा पहला स्तर, यानी उत्पाद यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा दिया हरे पौधे, ठीक है, यहाँ पे उत्पादक, तो उसे कौन खाता है, चूहे को कौन खाता है, सांप को कौन खाता है, बाज। तो इस तरह ये हमारा क्या हो गया, तृतीय स्तर हमारा इसमें बाज हो जाएगा, और सांप क्या होगा, द्वितीय स्तर, और चूहा जो होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे कहलाएगा। आगे का सवाल स्टूडेंट्स हमें दिया है कि परितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। तो अपमार्जक स्टूडेंट्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जिस तरह जो हम यहाँ पे पाउडर वगैरह जो मिलाते हैं कपड़ा साफ करने के लिए, तो कपड़े के मैल को पूरा निकाल देता है, उसी तरह एक अपमार्जक भी यहाँ पे कह सकते हैं, उसी तरह कार्य करता है। तो देखते हैं इसमें आंसर क्या लिखोगे आप। तो आप लिखोगे कि परितंत्र में अपमार्जक का कार्य यह होता है कि वह जंतु एवं पौधों के जो मूर्त शरीर यानी मरे हुए शरीर को क्या करता है, विकृत करके
छोटे छोटे यानी सरल पदार्थों में बदलता है। अब वो क्या करता है, मृत कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करके निम्न भूमिका निभाते हैं। वो कौन कौन से, तो नंबर 1 लिखोगे, पृथ्वी की सतह को साफ करते हैं एवं नई पीढ़ी के लिए स्थान जो है वो क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, नंबर 1। नंबर 2 में आप क्या लिखोगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या करते हैं, वो बदलते हैं। जैसे आपने यहाँ पे पुट्ठा देखा, तो पुट्ठे में गिरता है पानी, तो पुट्ठा धीरे धीरे क्या होगा, फट जाएगा और क्या होगा, छोटे टुकड़ों में क्या होगा, रूपांतरण होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में रूपांतरण किया। जो भू रासायनिक चक्र में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं, मतलब जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में वो मिल जाते हैं तथा पौधे के द्वारा पुनः उपयोग में लिए जाते हैं। तो इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं हम। तो स्टूडेंट्स आगे का टॉपिक हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 15.2 हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो 15.2 में क्या था कि जो है वो निम्न करणीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक जो है वो उपलब्ध है, क्योंकि प्लास्टिक जो होती है वो क्या होती है, कभी भी इसका विघटन होता नहीं है। तो ये जो क्या होते हैं वातावरण में ना ही सड़ते हैं ना ही गलते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें बहुत सारे नुकसान यहाँ पे होती है। तो वही यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो हम सब पर्यावरण का समेकित मतलब मिला हुआ एक भाग है। पर्यावरण में परिवर्तन से क्या होता है, हमें प्रभाव पड़ता है तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियों हमारे चारों ओर के पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कक्षा 9 में जो हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस भाग में हम पर्यावरण के संबंधित 2 समस्याओं के विषय में यहाँ पे विस्तृत जानकारी यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसमें पहला यहाँ पे दिया ओजोन परत का यहाँ पे अपक्षय एवं अपशिष्ट का निपटान जो है यहाँ पे किस तरह हम कर सकते हैं, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो दिया गया हमारे पास 15.2.1 में ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। तो देखते हैं यहाँ पे ओजोन, जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे होता है O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से क्या होते हैं, बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स हर साल जो है ओजोन परत यहाँ पे क्या है उसके बारे में समझाएंगे। ये पे सवाल ये जो है ये 3 मार्क्स का सवाल जो है पूछा जाता है अथवा 2 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जो होता है वो ऑक्सीजन के 3 अणु से यहाँ पे मिलकर बना होता है, जबकि सामान्यतः ऑक्सीजन जो होता है किसी विषय में हम प्रायः चर्चा जो है वो कर चुके हैं, जिसके विषय में। अब दिया ऑक्सीजन के अणु में क्या होते हैं, यहाँ पे 2 अणु जो होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन सभी प्रकार के व्यायिक जीवों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है उनके जीवित रहने के लिए। वहीं ओजोन का एक घातक यहाँ पे विष होता है, जबकि ओजोन एक क्या है, घातक जो है विष है, परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रक्रिया संपादित करती है। प्रक्रिया मतलब वहाँ पे क्या करती, प्रक्रिया संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जो विकिरण जो होती है वो पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो आपने सुना होगा, आपके टीचर सर कहते होंगे कि ओजोन परत का जो लेयर जो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, मिटता जा रहा है। तो उसके मिटने से क्या होगा कि जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो डायरेक्ट क्या करेंगे, पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे लोगों पर यहाँ पे स्किन कैंसर, फेस कैंसर, ये सब तरह तरह की क्या बीमारियां उत्पन्न होगी। तो यही उसका रीजन। तो सुरक्षा प्रदान करती हैं। यह पराबैंगनी विकिरणें जीवों के लिए अत्यंत ही क्या होती है, हानिकारक होती है। उदाहरणतः यह गैस मानव में त्वचा का कैंसर क्या करती है, उत्पन्न करती है। आगे देखते हैं, वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरण जो होती हैं वो प्रभाव से ऑक्सीजन का O2 अणु जो होता है वो क्या करती हैं, ओजोन बनाती हैं। तो ओजोन की प्रक्रिया, ओजोन किस तरह बनता है वो दिया गया। तो वायुमंडल के उच्च स्तर पर पराबैंगनी किरणों के विकिरण के प्रभाव से, मतलब उसमें जो ऑक्सीजन जो वातावरण में होता ही है, तो जो पराबैंगनी की जो किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, O3 बनाता है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण जो होते हैं ऑक्सीजन अणु को विघटन करके स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु क्या करते हैं, बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये अणु जो होते हैं वो परमाणु संयुक्त यानी दूसरे परमाणु से यहाँ पे ऑक्सीजन से ही मिलकर ओजोन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे O2, तो इसको सबसे पहले क्या किया, विघटित किया और विघटन करने के बाद वापस क्या किया, ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया होती है, जिससे क्या बनता है, O3। तो यहाँ पे O3 जो है वो हमारा क्या होता है, ओजोन जो है इस प्रकार यहाँ पे बनता है। इसका समीकरण नीचे जो है हमें दर्शाया गया, ये जो आपने मैंने बताया सेम आपको वो। तो ये किसके कारण होता है, तो हमने देखा यहाँ पे कि अल्ट्रावायलेट के प्रभाव के कारण ऑक्सीजन जो होता है उसके अणु जो होते हैं उसके विघटित हो जाता है। उससे क्या होता है, वापस पुनः उसकी प्रक्रिया होती है, जिससे ओजोन का निर्माण होता है। 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा की तीव्रता की गिरावट यहाँ पे आने लगी। कब से, 1980 के बाद से। क्लोरोफ्लू यहाँ पे दिया गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर यहाँ पे यूज होता है, AC वगैरह, जैसे मानव संश्लेषित रासायनिक का इसका मुख्य घटक कारक माना जाता है, यानी क्लोरोफ्लोरो जिसे कार्बन भी कहा जाता है। ये क्या है, इसका मुख्य घटक है ओजोन का। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी जो देखा आपने
वगैरह वो, और अग्निशमन यानी आग बुझाने के लिए किया जाता है। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEF ने के सर्वानुमति मतलब उसके सर्वानुमति बनी CFC का उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा गया, यानी क्लोरोफ्लोरो को उसका उपयोग जो था उसे लिमिट कर दिया गया, जिससे वातावरण को संतुलित बनाए रखा जा सके। अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनी यानी जो CFC निर्माण कंपनी जो है वो रहित रेफ्रिजरेटर क्या करे यहाँ पे बनाए, मतलब इसके बिना वाला रेफ्रिजरेटर बनाए। आगे देखते हैं यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है। पुस्तकालय व इंटरनेट एवं समाचार पत्रों से पता लगाए कि कौन कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं, मतलब उसके लेयर को हटा रहे हैं, ऐसा कौन कौन उसके लिए जवाबदार है। पता लगाइए कि इन पदार्थों के उत्पादन एवं उत्सर्जन के लिए, मतलब उत्पादन और उत्सर्जन के लिए नियम संबंधी कानून ओजोन क्षरण कम करने के में कितने सफल रहे हैं, और क्या पिछली कक्षा में कुछ वर्षों में ओजोन छिद्र के आकार में कुछ परिवर्तन आया। ये सभी स्टूडेंट्स को इंटरनेट गूगल के थ्रू क्या करना है, पता लगाना है। अगला सवाल यहाँ पूछा था 3 मार्क्स के लिए, कचरा का प्रबंधन करना हमारे लिए क्यों जरूरी है और इससे कौन कौन सी हानियां होती हैं वो पूछा था। तो देखते हैं, अपने दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं, मतलब निकालते हैं, जिसे फेंकना पड़ता है। जैसे घर में केले का छिलका वगैरह हो गया, प्लास्टिक वगैरह कुछ आया, पैकिंग वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीजें, इनमें से अवशिष्ट पदार्थ क्या हैं जो अवशिष्ट ना होते हैं जबकि हम उन्हें फेंक देते हैं, तो उनका क्या होता होगा। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए क्रियाकलाप यहाँ पे हम करते हैं। तो क्रियाकलाप 15.5 में दिया गया है। तो यहाँ पे हमें दिया है कि अपने घर में कचरों क्या करना है, आपको इकट्ठा करना है। इसमें से पूरे दिन उत्पन्न जो कूड़ा कचरा जो है वो रसोई का कूड़ा, उसके बाद संशोधित भोजन, सब्जियां के छिलके, चाय के उपयोग की गई पत्तियां, दूध की थाली मतलब खाली थाली, खाली डिब्बे, रद्दी, कागज, दवा की खाली बोतलें, उसका स्ट्रिपर्स वगैरह, फिर बबल पैक, पुराने कटे फटे कपड़े जो हैं वो, टूटे जूते आदि के यहाँ पे क्या करना है, उसके अंदर ले लेना है, कचरे के रूप में एकत्रित कर लेना है। इसे विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में क्या करना है, आपको दबा देना है। ऐसा स्थान उपलब्ध ना हो जो इस कचरे को किसी पुरानी बाल्टी अथवा तो गमले में एकत्र करके उसे 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी को परत में यहाँ पे क्या करना है, उसे हमें ढक देना है। मतलब ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जो पुरानी बाल्टी गमले में, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जमीन के अंदर क्या करना है 15 सेंटीमीटर तो उसकी परत वहाँ पे जो है चढ़ जानी चाहिए। उसके बाद आगे इसे नम रखिए। 15 दिनों के बाद अंतराल में यहाँ पे देखना है कि इसका अवलोकन फिर आपको करना है। तो वो कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय के बाद भी अपरिवर्तित यहाँ पे रहते हैं, और वे कौन से पदार्थ हैं जिनके स्वयं एवं संरचना में परिवर्तन आता है, और वे कौन से पदार्थ हैं जिनके स्वयं में समय के साथ परिवर्तन आया, और उनमें से कौन से पदार्थ अति शीघ्र परिवर्तन यहाँ पे हुए हैं। जैसे कि अगर आपने केले के छिलके वगैरह देखा हो तो केला के छिलके वगैरह क्या होंगे, वो उसका अपघटन यहाँ पे जो है वो हो गया होगा। जबकि दूसरा अगर आप देखेंगे जैसे प्लास्टिक वगैरह, तो उसका यहाँ पे अपघटन जो है वो हुआ होगा नहीं। तो देखते हैं आगे हम यहाँ पे, हमने जीव पर्यावरण वाले अध्याय में पढ़ा हुआ है कि हमारे खाए गए जो भोजन जो होते हैं वो उसका पाचन विभिन्न एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करते? तो एंजाइम जो होते हैं वो अपनी क्रिया क्या करते हैं, उनकी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन एवं अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर आपको स्टूडेंट अच्छे से अगर समझना है तो जिस तरह आप कह सकते हैं कि जो डॉक्टर जो है वो सिर्फ डॉक्टर का ही काम करेगा। अगर डॉक्टर को अगर आप कहोगे कि भैया गाड़ी बना दो, तो गाड़ी बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। उसी तरह हमारे शरीर में जो पदार्थ के पाचन के लिए क्या होते हैं, विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसीलिए कोयला खाने में हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। इसी कारण कोयला खाने से, ठीक है, बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु दूसरे मृत जीवों द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रिया जैसे कि ऊष्मा एवं दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में ये बने रहते हैं। नेक्स्ट दिया, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रिया के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब किसके द्वारा, जैविक प्रक्रिया के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थों को जैव निम्नकरणीय कहलाते हैं। मतलब क्या, जो जैविक प्रक्रिया के द्वारा जो पदार्थ अपघटित हो जाते हो, ठीक है, उसे जैव निम्नकरणीय कहते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नकरणीय पदार्थ है, ये आपको क्या करना है, उन पदार्थों के बारे में पता लगाना है। उसके बाद आगे हमें दिया हुआ है क्रियाकलाप, देख लेते हैं स्टूडेंट्स 15.6।
तो 15.6 में हमें दिया गया पुस्तकालय अथवा तो इंटरनेट के द्वारा जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरणीय पदार्थों के विषय में अधिक जानकारी क्या करना है, आपको प्राप्त कर लेना है। उसके बाद अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कितने समय तक पर्यावरण में इसी रूप से बने रहते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया जिसका कभी नाश ही नहीं होता। आजकल जैव निम्नकरणीय वाली प्लास्टिक जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है, तो इन पदार्थों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। मतलब क्या, जैसे कपड़े वाले प्लास्टिक, ठीक है, वो आपने देखा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं, अथवा तो कागज वाली थैली वगैरह भी आ गई हैं जिससे फेंकने पर भी क्या होते हैं, वो वातावरण साथ क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं, तो इसलिए उसे जैव निम्नकरणीय प्लास्टिक कहा गया। तो पता लगा है कि उनमें से कौन से वातावरण को हानि पहुंचा सकती है अथवा तो नहीं, आप सभी स्टूडेंट्स को गूगल पर सर्च करके थोड़ा देखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सवाल देखते हैं। आगे का प्रश्न दिया है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जैव निम्नकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नकरणीय होते हैं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि जैव निम्नकरणीय और जैव निम्नकरणीय की डेफिनेशन यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जैव निम्नकरणीय। तो जैव निम्नकरणीय मतलब क्या, कुछ ऐसे पदार्थ जीवाणु एवं अन्य प्राणियों के साथ उत्पन्न एंजाइम की सहायता से समय के साथ साथ अपघटित होकर पर्यावरण का क्या बन जाते हैं, हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लिख सकते हो केले का छिलका, कागज वगैरह। और दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे है अजैव निम्नकरणीय, तो उसमें क्या लिखोगे, जबकि जो यहाँ पे अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जो होते हैं वो जैविक प्रक्रियाओं से अपघटित होते नहीं है। ये पदार्थ जो होते हैं वो दृढ़तापूर्वक लंबे समय तक दूसरे पदार्थ से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और इनका जो एंजाइम जो होता है उन पर कोई किसी भी प्रकार का प्रभाव जो है वो डाल पाता नहीं है एंजाइम। इस प्रकार इसे अजैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं अथवा तो वो होते हैं। दूसरा सवाल हमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे दो तरीके सुझाइए कि जिनमें जैव निम्नकरणीय पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। दो तरीके सुझाव जिससे क्या करता हो, जैव निम्नकरणीय पदार्थ को यहाँ पे किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं पहला यहाँ पे, तो पहला यहाँ पे दिया हो गया है, तो आप लिख सकते हो निम्नलिखित तरीके से क्या करते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ जो होते हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ऐसा आपको एक लाइन में लिख देना। फिर लिखोगे नंबर 1, इसमें क्या लिखोगे, पौधे तथा जंतुओं के अवशेष के अपघटन से वातावरण जो होता है वो दूषित अथवा तो प्रदूषित होता है तथा जिससे दुर्गंध फैलती है। यहाँ पे जैव निम्नकरणीय मतलब केले का छिलका वगैरह हमने कहीं फेंक दिया, ठीक है, खाना वगैरह सड़ गया, तो आपने देखा होगा कि सड़ने पर क्या होता है, उसमें दुर्गंध फैलती है, मच्छर वगैरह लगते हैं। तो पहला, जिससे वातावरण क्या होता है, दूषित होता है और बीमारियां फैलती है। नंबर 2 क्या लिखोगे, कूड़े कचरे के ढेर पर अनेक प्रकार की मक्खियां, मच्छर आदि पैदा होती हैं और अनेक प्रकार के रोगों को क्या होता है, बढ़ावा होता है। नंबर 3 मीथेन गैस। अब मीथेन गैस हमने देखा है जहां पर भी कूड़ा कचरा पानी के अंदर जमा रहता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे गटर, जहाँ पे जितनी गटर ज्यादा बांस वाली गैस का मतलब क्या, वहाँ पे मीथेन गैस आपको मिलेगी। या फिर जहाँ पे आपके घर के आसपास खाड़ी वगैरह अगर हो तो वहाँ पे जो सुगंध जो मिलती है ना आपको, दुर्गंध, तो वो मीथेन गैस होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है, वो, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यहाँ पे अपघटन यहाँ पे प्रक्रम से उससे क्या होते हैं, निकलते हैं, जिससे वातावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे दो तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जो होते हैं वो वातावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो स्टूडेंट बता दूं, ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स करके पूछे जाते हैं, तीनों में से कोई एक हर साल आ जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो पहला पूछा जैव निम्नकरणीय पदार्थ किस प्रकार पर्यावरण को करते हैं प्रभावित। अब क्या पूछा है, अजैव निम्नकरणीय किस प्रकार पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, तो वो, तो आप लिखोगे निम्नलिखित तरीके से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1 में क्या लिखोगे, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक, पॉलीथीन, उसके बाद कीटनाशक कह सकते हैं DDT एवं रासायन आदि जो पदार्थ जो होते हैं उनका अपघटन होता नहीं है, तथा ये पदार्थ जो होते हैं वो वातावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे जल और यहाँ पे भूमि जो है वो क्या होती है, उसमें प्रदूषण क्या करते हैं, फैलाते हैं। मतलब वो कौन फैलाते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ जो होते हैं वो फैलाते हैं। नंबर 2, अजैव निम्नकरणीय पदार्थ उर्वरक के अधिक प्रयोग के कारण मिट्टी जो होती है वो क्या अम्लीय एवं क्षारीय हो जाती है, जिससे जमीन का उपजाऊपन यानी उर्वरक शक्ति जो होती है वो क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पौधे वगैरह सही से होते हैं, उनका विकास हो पाता नहीं है। नंबर 3, DDT जैसे रासायनिक पदार्थ का खाद्यान्न एवं फल सब्जियों के माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं तथा शरीर के जो स्वास्थ्य जो होता है उसको हानि पहुंचाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमने जो फल सब्जी अथवा तो जो मांस मछली जो खाया, अगर उसमें कुछ मिलावट है, तो जो हम जब उसको खाएंगे तो वो उससे क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य को यहाँ पे हानिकारक जो है वो पहुंचाते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो जो है पार्ट 1 जो है चैप्टर 15 का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए तनवीर सर को इजाजत, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत।